सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। और जैसे कि आप लोग ई पाठशाला चैनल पे क्लास 12 का ट्रैवल द आई ऑफ द ट्रैवलर चैप्टर देख रहे थे, और आप इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये पढ़ रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर जो बाहर से ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने इंडिया को किस नज़रिए से देखने की कोशिश करी, यानी कि उनके द्वारा लिखे गए सबूत जो थे उनके थ्रू हम इंडिया को जानने की कोशिश कर रहे थे। 2022 के सीरीज़ के हिसाब से ये नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ सभी बच्चों के लिए बन रही है। आई होप आप सभी लोगों ने हमारे साथ टेलीग्राम अकाउंट के साथ कोलैब ज़रूर करा होगा। ईपी फैमिली आप सभी लोगों के साथ टेलीग्राम अकाउंट पे जो नोट्स होती है वो प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा क्वेरीज़ के लिए। ऑफकोर्स वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। तो हमने पिछली क्लास के अंदर अल बरूनी के बारे में डिस्कस करा था। वीडियो लेक्चर सेकेंड है एंड आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो लेक्चर सेकेंड जो है ये देख रहे हैं। उससे पहले आपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट भी देखा होगा। इस सीरीज़ के अंदर हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और अल बरूनी के डिस्क्रिप्शंस को आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि अल बरूनी की खासियत ये थी कि इस बंदे को काफ़ी प्रकार की लैंग्वेज आती थी, और ये बंदा पंजाब से कनेक्ट में जब आया, ऑफकोर्स जब गजनवी पंजाब के कुछ इलाकों को कैप्चर करता है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये संस्कृत स्कॉलर से मिलता है और उनसे बहुत सारी भाषाएँ सीखने की शुरुआत करता है। जब वो संस्कृत सीख जाता है तो उसके बाद वो इंडिया के काफ़ी चीज़ों को समझता है, पढ़ता है, जो ऑफकोर्स संस्कृत में लिखी हुई थी। तो वो जानने का बहुत इच्छुक था, और ऑफकोर्स जब उसने हमारी सोसाइटी के बारे में समझा तो उसने बहुत सारी कमियां भी पाई और बहुत सारी खूबियां भी पाई। ऑफकोर्स इस बंदे ने एक बुक लिखी थी जिसके बारे में हमने पिछली सीरीज़ के अंदर मेंशन करा था। पर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा ये बनता है कि अब बताइए कि अल बरूनी जब भारत आया था तो उसके सामने क्या क्या थे, ऑब्स्टिकल्स क्या थे, बैरियर दैट मीन्स उसके सामने क्या क्या थी। सो समस्याएं अल बरूनी के सामने, बाधाएं कौन सी थी भारत को समझने के लिए। क्योंकि जब भारत में पंजाब, थोड़े हरियाणा के आसपास के प्लेसेस, लाहौर, सिंध, इधर के इलाकों में जब वो कांटेक्ट में आता है तो ऑफकोर्स वो भारत के बारे में जानना चाहता है। भारत के बारे में जानने के लिए उसको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और जब वो बुक्स पढ़ेगा तो ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ बुक्स जो थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी। अब जब संस्कृत में लिखी हुई तो संस्कृत इसे पढ़नी नहीं आती है। इसको तो उस टाइम पीरियड पे हिब्रू आती थी, फारसी आती थी, है ना, और यूनानी लैंग्वेजेस आती थी इसको। लेकिन ऑफकोर्स सबसे बड़ा बैरियर इसके सामने था उस टाइम पीरियड पे संस्कृत को समझना। सबसे बड़ा बैरियर था संस्कृत को पढ़ना। टू हिम संस्कृत वॉज सो डिफिकल्ट फ्रॉम अरेबिक एंड द पर्शियन। उसके लिए संस्कृत और अरेबिक, मतलब अरेबिक और पर्शियन के कंपैरिजन में संस्कृत बहुत ही ज़्यादा उसके लिए दिक्कत वाली बात थी। इसीलिए ये हर शब्द को इजीली ट्रांसलेट नहीं कर पाता था, और जब ट्रांसलेट नहीं कर पाता था तो आपको पता है कि फिर वो चीज़ें समझ नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी महाभारत, रामायण सब कुछ संस्कृत में लिखी हुई है, और संस्कृत के एक एक शब्द को सही तरीके से समझना उसके लिए जी का जंजाल हो जाता था। तो इसीलिए अपने उसने टेक्स्ट में मेंशन भी करा है कि मतलब संस्कृत के विषय के बारे में अल बरूनी ने ये लिखा है, यदि आप इस कठिनाई मतलब संस्कृत भाषा के सीखने से पार पाना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह शब्द तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें से एक ही वस्तु के लिए कई शब्द हैं, मूलतः व्यापक दोनों प्रयुक्त होते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिसे भली प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों और के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। सिंपल शब्दों में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। आपकी एनसीईआरटी में एक आर्टिकल दिया हुआ है और इसमें उसने अरेबिक में जब ये सारी चीज़ें लिखी थी तो हम लोगों ने तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करा, फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुआ। उसने बताया कि संस्कृत में एक शब्द का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है, मतलब उसके लिए हमें अलग अलग फीलिंग्स को जानना ज़रूरी है। जैसे कि पीके मूवी के अंदर पीके खुद जब इस गोला पे आता है, फिल्म में दिखाया गया कि जब आमिर खान इस धरती पे आता है तो वो कहता है कि यहाँ पे अच्छा भी जो कहने का प्रकार है उसमें अच्छा कितने प्रकार का बोला जाता है। तो ऐसे ही अल बरूनी को भी दिक्कत हो रही थी कि जब वो चीज़ों को समझता था तो उसके सामने संस्कृत सबसे बड़ा बैरियर होता था, क्योंकि एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकलना और फिर उसको सही तरीके से इनपुट में लाना वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। सेम उसकी वजह से ही हमारी हिंदी में भी एक वर्ड के कई मीनिंग है, जैसे सूर्य है, रवि भी है, दिनकर भी है ना। तो ऐसे हम अलग अलग नाम से, जल है, जल को हम अभी इंग्लिश में तो वाटर बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। तो उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल उसके लिए ये बनता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उसके लिए थी वो थी कास्ट सिस्टम को समझ पाना, क्योंकि मेन बात ये था कि जिस तरीके से वर्ण सिस्टम भारत के अंदर
जड़ें जमा के बैठा हुआ था, जिसकी वजह से महावीर और बुद्ध धर्म की चीज़ें आई थी। तो उसके लिए अल-बिरूनी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रिलीजियस बिलीफ को समझ पाना, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस को समझ पाना। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि उसके हिसाब से जहाँ से वो बिलोंग करता था वहाँ पे कॉमन सिस्टम था कि वहाँ पे तो पूरे पर्शिया के अंदर एंशिएंट टाइम पीरियड पे ऐसी 4 कैटेगरियाँ होती थी कि सबसे ऊपर राजा या प्रीस्ट होगा या प्रिंस होगा या नाइट्स वर्ग होंगे, देन मंक्स होंगे, पुजारी होंगे, लॉयर होंगे, फिर उससे नीचे फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट होंगे, देन उसके बाद यहाँ पे प्लीजेंट एंड आर्ट मतलब आर्टिशन, यहाँ पे किसान, और फिर जो मजदूर वर्ग है यानी कि बोले तो आपका कहीं ना कहीं जो शिल्पकार होते हैं, वो पूरे पर्शिया के अंदर इस तरीके की वर्ण व्यवस्था थी। मतलब यहाँ पे किसी को ये नहीं कहा जाता था कि आप लोग मतलब जो जिस कैटेगरी में वो उसी कैटेगरी में रहेगा। तो दोस्तों पर्शिया आप देख सकते हैं उस टाइम पे पर्शिया कितने बड़े इलाकों के अंदर फैला हुआ था। जहाँ तक पर्शिया था वहाँ तक ये सारा सिस्टम चलता था। तो इसको ये समझ में नहीं आता था कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस बिलीव है वो कुछ और ही अलग तरीके का है, क्योंकि उसने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया कि वहाँ पे ये बताया जाता है वर्ण सिस्टम के अंदर कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था राजा बलि के द्वारा बनाई गई थी, और राजा बलि के अनुसार शायद से उनका जो मुख वाला हिस्सा है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, जो हाथों वाला हिस्सा है वो सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, जो पेट वाला हिस्सा है वो सिर्फ वैश्य के लिए, वैश्य दैट मीन्स जो बिजनेस करेंगे, और जो पैरों वाला हिस्सा है वो सिर्फ शूद्रों के लिए। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि मतलब जो शूद्र है वो सिर्फ शूद्र ही रहेगा, वो कभी राजा नहीं बन सकता। जो ब्राह्मण है वो सिर्फ वही पूजा करेंगे, वही शादियाँ करवाएंगे, वही ग्रंथ पढ़ेंगे, वही दीक्षा लेंगे, शिक्षा लेंगे और शिक्षा देंगे, और इनको शिक्षा लेने की परमिशन नहीं थी। तो ये भी कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम जो था, जो फोर्ड वर्ण सिस्टम था, वो के अल-बिरूनी के लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इससे पहले उसने इंडिया से बाहर या और दूसरी कंट्रियों के अंदर कभी भी नहीं देखा था, जो उसके लिए बहुत यूनिक था। इसीलिए उसने बताया कि हमारे इस्लाम धर्म में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे इस्लाम धर्म के अंदर उन्होंने बताया कि पर्शिया के अंदर तो इस्लामिक कंट्री पूरी की पूरी, उन्होंने बताया कि कोई भी बंदा हो, चाहे आर्टिशियंस हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पीजेंट हो, सबको भगवान को पूजने का अधिकार होता था। लेकिन इंडिया के अंदर ये वर्ण सिस्टम में शूद्रों को मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी, तो वो उसके लिए बहुत गलत चीज़ थी। उसने बताया कि उन्होंने कहा कि इस्लाम के भीतर सभी पुरुष को समान माना जाता था और केवल अंतर धर्म निष्ठा के पालन पर आधारित होता था। धर्म निष्ठा मतलब प्रभु को कैसे तुम्हें पूजना है, अल्लाह को कैसे पूजना है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, जैसे सिया और सुन्नी के अंदर थी। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही उसे चकाचौंध कर देने वाली, बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। क्योंकि वर्ण सिस्टम के अंदर अगर आप गलती से मंत्र सुन भी लेते हो तो भी कहीं ना कहीं शूद्रों के साथ बहुत बुरा किया जाता था। तो अल-बिरूनी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि यार ये क्या इंडिया के अंदर है। इवन उसने इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए ये बताने की कोशिश करी कि जो वर्ण सिस्टम है ये पूरी तरीके से प्रदूषण, यानी प्रदूषण दैट मीन्स पॉल्यूशन ऑफ नोशन है, मतलब ये जो अवधारणा है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो समाज में होना ही नहीं चाहिए। और यही चीज़ कई हज़ारों साल पहले गौतम बुद्धा भी बता के चले गए थे कि बेस्ड ऑन बर्थ सिस्टम ये गलत है। शूद्र जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती से बाय बर्थ शूद्र नहीं बने, और अगर वो ब्राह्मण से शिक्षा लेना और देना चाहते हैं, दीक्षा तो ले लेते हैं पर शिक्षा देते नहीं है शूद्र लोगों को, तो ये बिल्कुल गलत था। तो गौतम बुद्धा ने भी इसको समझा, शूद्र जो है बाय बर्थ उसकी कोई गलती नहीं है, और समाज में ये व्यवस्था हमने अपने फायदे के लिए बनाई है, ना ही कि हमने इसको जन्मजात कर दी कि कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा। तो अल-बिरूनी ने भी इस चीज़ को महसूस करा और उसने बताया जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी वर्णों की स्वीकृति के बावजूद अल-बिरूनी ने प्रदूषण की धारणा को अस्वीकार करा। उसने बताया कि मानते हैं कि जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था काफ़ी लंबे समय से भारत के अंदर आई हुई है, लेकिन उसने बताया कि बिल्कुल गलत है। उसने एक एग्जाम्पल भी दिखाने की कोशिश करी कि जिस तरीके से जो सूरज है वो हवा के अंदर सारी दूषित गैसों को ख़त्म कर देता है, सेम उसी तरीके से जैसे कि समुद्र का पानी, उसमें जो नमक होता है वो नमक समुद्र के पानी को गंदा नहीं होने देता है, दूषित नहीं होने देता है। तो ऐसे ही हमें समाज को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सभी लोग एक समान हैं, प्रभु को पूजने के लिए, प्रभु को समान मानने के लिए सब पे सेम अधिकार होना चाहिए। इवन उसने ये चीज़ बताया कि जो जाति व्यवस्था है ये बिल्कुल गलत है, संस्कृत ग्रंथों में जो लिखी गई है उसके हिसाब से ये नियम पूरी तरीके से ब्राह्मण के कंट्रोल्स में है।
इवन उसने लास्ट में अपने इस सिस्टम के बारे में अंत्यजय के बारे में बताया। उस टाइम पे अंत्यजय का मतलब ये होता था कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान, शिल्पकार, इन लोगों को कहा जाता था कि तुम्हें राजा के लिए काम करना है। ये बिल्कुल गलत था कि यही लोग ही क्यों काम करेंगे। ये ऐसे लोग जो बेचारे हमेशा निचले वर्ग के काम करते थे और शूद्रों की कैटेगरी में इनको लिया जाता था, जबकि समाज में जब बराबरी के हक की बात आती थी तो वो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो ये 2-4 प्रॉब्लम जो अलबरूनी ने समझी, उसके सामने ऑब्स्टिकल भी आया और उसने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज करे। अंत्यजय आपको लास्ट पार्ट में मिलेगा, उसके बारे में आप जरूर स्टडी करिएगा। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में मैं आपको एक छोड़ के ये चीज जा रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ये है कि अगर कोई भी यात्री स्थानीय क्षेत्र पे जाता है तो क्या उसे भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। मान लीजिए कि आप ट्रैवल करने के लिए आप चले गए पेरू इनका एम्पायर था, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। आप पेरू चले गए, पेरू की सभ्यता कैसी है, क्या उसको जानने के लिए आपको भाषा का जानना जरूरी है। अगर आपको भाषा का जानना जरूरी है तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अलबरूनी के बारे में हमने कॉन्सेप्ट पूरा एनालाइज कर लिया है, समझ लिया है। दूसरे और ट्रैवलर इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, वो कहाँ से आए, उन्होंने भारत के बारे में क्या सोचा, भारत के बारे में उन्होंने क्या इनपुट दिया, वो हम समझने की कोशिश करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। आई होप आप सभी लोग ई पाठशाला चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इनपुट देखी गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईपी फैमिली के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ईपी फैमिली जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम अकाउंट पे नोट्स प्रोवाइड करवाती है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।